नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास स्टडी पॉइंट में। मैं विशाल आ गया हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, जिसका टॉपिक है एनुअल टर्म एग्जामिनेशन 2021-22। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2-3 दिन में आपके पास एक सैंपल पेपर आने वाला है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप आखिरकार आपका पेपर आने किस तरीके से वाला है। ठीक है, तो इस सैंपल पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार आपका पेपर किस तरीके से आने वाला है। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं सैंपल पेपर को। इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको पहले से ही मिल जाए। तो पढ़ लेते हैं कुछ सामान्य निर्देश जो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है। खंड का, खा, गा, घा और ई। ठीक है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। खंड का जो है पहला खंड है, उसमें 1 से 3 अति लघु है। लघु मतलब छोटे से छोटा, अति लघु प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक 2 अंक का प्रश्न है। खंड खा प्रत्येक 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, जो स्रोत आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, खंड खा 5 से 6 लघु आधारित प्रश्न है, और खंड घा में प्रश्न 7 से 9 है दीर्घ क्वेश्चन, जो लंबे टाइप के क्वेश्चन है। और आखिरी क्वेश्चन खंड डा में 10वां नंबर का क्वेश्चन है, जो है मानचित्र का। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं क्वेश्चन। सेक्शन ए, खंड खा, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे। महासागरीय गर्त किसे कहते हैं? महासागरीय मतलब महासागर, गर्त मतलब गहराई। तो महासागरीय गर्त को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, ये महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो जो महासागर में सबसे गहरा भाग होता है उसी को गर्त कहते हैं, महासागर का। तो पहला पॉइंट में आप लिख सकते हैं, ये महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। कहने का मतलब है, ये जो गर्त होते हैं ये खड़े किनारों पे स्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट, सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। ये किससे संबंधित होते हैं? सक्रिय यानी छोटे ज्वालामुखी तथा प्रबल, जो जिसमें ताकत होती है भूकंप में, उस भूकंप वाले क्षेत्रों में संबंधित है। ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है, ये जो प्लेटों का संचलन हो रहा है उसके अध्ययन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है महासागरीय गर्त की। लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिका में, और एवं 6 महासागरीय हिंद महासागर में। कहने का मतलब है, अब तक 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में है, और उनमें से 19 अटलांटिक महासागर में, एवं जो 6 हैं वो हिंद महासागर में है। समझ गए होंगे आप पहले नंबर का क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन, मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? मृदा मतलब मिट्टी। आखिरकार मिट्टी किस प्रकार से जन्म लेती है या किस प्रकार से बनती है? मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, या कारक लिखिए कौन से हैं। मृदा का निर्माण पढ़ते हैं। मृदा का निर्माण, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, यानी बहुत ही मुश्किल है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले इसमें करा गया उच्चावच। उच्चावच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक है मृदा निर्माण का। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में उच्चावच का महत्वपूर्ण स्थान है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह की गति तेज गति होती है और मृदा के निर्माण में बाधा करती है। कहने का मतलब है, तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह की गति तेज होती है और मृदा के निर्माण में बाधा करती है। कम उच्चावच वाले क्षेत्र में निष्पेक्ष अधिक होता है और मृदा की परत मोटी होती है। दूसरा है जलवायु। जलवायु के विभिन्न तत्व, विशेषकर तमन और वर्षा में पाए जाने वाले विशाल प्रादेशिक अंतर के कारण विभिन्न प्रकार की मृदा का जन्म हुआ है। कहने का मतलब, जलवायु के विभिन्न तत्व विशेषकर जो तमन और वर्षा में पाए जाते हैं, विशाल प्रादेशिक अंतर के कारण ही विभिन्न प्रकार की मृदा का जन्म हुआ है। अलग अलग भौगोलिक के कारण अलग अलग मृदाओं का जन्म हुआ है। प्रकृति वनस्पति, किसी भी प्रदेश में मृदा निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया तथा इसका विकास वनस्पति की वृद्धि के साथ साथ ही आरंभ होता है। कहने का मतलब ये, किसी भी प्रदेश में मृदा निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया उसी को कहा जा सकता है
वहां की वनस्पति की वृद्धि के साथ साथ जो आरंभ होती है। कुछ मिट्टी ऐसी भी होती है जो वनस्पति के साथ साथ निर्माण करती है। अब समय, मृदा की छोटी सी परत के निर्माण में कई हजारों वर्ष लग जाते हैं। कहने का मतलब है जो मृदा होती है उसकी जो छोटी सी भी परत बनती है ना, उसी को कई हजार वर्ष लग जाते हैं, बहुत हजार वर्ष लग जाते हैं। जो आप अभी मिट्टी देख रहे हैं आपके दूर दराज गाँव में, उनको बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगा है। ठीक है, अब इसी के में अथवा क्वेश्चन देख लेंगे। मृदा संरक्षण क्या है, यह इससे क्या तात्पर्य है, मृदा के संरक्षण को सुनिश्चित करने वाले के लिए क्या करना चाहिए। मृदा के संरक्षण मतलब मृदा के बचाव को सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा के अपरदन को रोककर उसकी उर्वरता को बनाए रखना ही मृदा संरक्षण है। मृदा संरक्षण क्या है, मृदा के अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को रोककर उसकी उर्वरता, उसको दोबारा से ही मतलब किसी चीज को न्यू करना होता तो उसको दोबारा से ही उर्वरता को बनाए रखना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। अब मृदा संरक्षण के उपाय बताता हूं मैं आपको। पहला है 15 से 25% ढाल प्रवृत्ति वाली भूमि पर खेती ना करें। ढाल प्रवृत्ति का मतलब है जो नीचे की तरफ जिसका झुकाव रहता है भूमि का, उस पर खेती ना करें क्योंकि वो ढहने का ज्यादा खतरा बना रहता है। ढालों पर सीढ़ीदार खेती बनाकर कृषि करना। सीढ़ीदार खेती मतलब जैसे ये ढाल है, आपको मैं इधर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये ढाल है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सीढ़ीदार खेती बनाकर ऐसे 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 बनाकर यहाँ पे ऐसे खेती करनी चाहिए जिससे इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। स्वास्थ्य वर्धन यानी फसलों को हेर फेर के साथ उगाना अन्य जो मृदा अपरदन रोकने के उपाय में शामिल है। ये हैं 3 पॉइंट ऐसे जिससे आप मृदा के संरक्षण को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा के महत्व की विवेचना कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था महासागरीय जल का संचालन सदा एक सा नहीं रहता, यह नियमित रूप में दिन में 1 से 2-3 बार ऊपर नीचे उठता रहता है। महासागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार, नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। ये तो ज्वार भाटा की बात हो। अब इसका महत्व क्या है। नद मुखों पर समुद्री जहाज आसानी से प्रवेश कर पाते हैं। नदियों के मुख पर समुद्री जहाज किससे प्रवेश कर पाते हैं, ज्वार भाटा के कारण ही प्रवेश कर पाते हैं। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था। मछली पकड़ने वाले नाविक ज्वार के साथ समुद्र में जाते हैं और बहते के साथ बाहर आते थे। ठीक है, कहने का मतलब जो लोग मछली पकड़ते हैं वह ज्वार के साथ समुद्र में जाते हैं और भाटे के साथ बाहर आ जाते हैं। ठीक है। तीसरा, बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं समुद्री किनारे पर प्राप्त होती जैसे शंख, सीप, घोंगे आदि। अब ये कैसे आती है, ये ज्वार भाटा से ये लहरों के कारण ये किनारों पे आके इकट्ठी हो जाती है, इसलिए ज्वार भाटा बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा, नगरों का गंदगी व प्रदूषण साफ हो जाता है। कैसे, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि जो भी गंदगी है वो आजकल नदियों में, महासागरों में फेंकी जाती है। तो महासागर जो किनारे से गंदगी को ज्वार भाटा के रूप में अंदर ले जाते हैं, जिससे किनारे बहुत साफ हो जाते हैं, तटीय मैदान बहुत साफ हो जाते हैं। कहने का मतलब है ज्वार भाटे से विद्युत निर्माण भी किया जा सकता है। विद्युत मतलब बिजली का निर्माण भी किया जाता है। बहुत से क्षेत्रों में इस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। ऐसे हालांकि बहुत से क्षेत्र हैं भारत में जिससे इस विधि के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत उत्पादन की जा रही है। अब आ जाता है खंड का स्रोत आधारित प्रश्न, जैव विविधता। अब आपको यहां से लेके पूरा यहां तक पढ़ना है जैव विविधता। उसके बाद आपको इस क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जैव विविधता किसे कहते हैं, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता मतलब विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव यानी किसी एरिया में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। संकटपन प्रजातियों से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन, संकटपन प्रजातियां, इसमें वह सभी प्रजातियां सम्मिलित होती है जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है, लुप्त मतलब कि खत्म हो जाने का खतरा है, जो भविष्य में गायब भी हो सकती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज विश्व की सभी संकटपन प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट का नाम से सूचना प्रकाशित करता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी प्रजातियां जो भविष्य में
लुप्त हो जाने का खतरा जिनको रहता है उनको रेड लिस्ट के अंदर सूचित किया जाता है। इसी को इस संकट पर प्रजातियां कह सकते हैं, ताकि हम इन प्रजातियों को बचा सके। पढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता के सम्मेलन में लाए गए संकल्पों में जैव विविधता संरक्षण के कौन से उपाय सुझाव गए हैं, किन्हीं दो का वर्णन करें। जैव विविधता संरक्षण के उपाय, जैव विविधता संरक्षण के उपाय मतलब जैव विविधता बचाने के उपाय। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजना व प्रबंधन अपेक्षित है। मतलब जो प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है उनको बचाने के लिए उचित योजनाएं बनाई जाए। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, खननों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन जंतु व उनकी वन्य वनस्पति की किस्मों को संरक्षित करना यानी उनको बचाना। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए। प्रत्येक देशों को वन्य जीवों के आवास, जहाँ पे वन्य जीव प्राणी निवास करता है, उनको चिन्हित करें और उन्हें सुनिश्चित करें कि वहां पे सुरक्षा हो सके। बढ़ते हैं खंड नंबर गा की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न। टंडिझा तथा टोरंटो में अंतर स्पष्ट कीजिए। टंडिझा व टोरंटो दोनों ही एक तरह से अन्य विध्वंस स्थानीय तूफान होते हैं। ये दोनों ही एक तरह के तूफान हैं। इन दोनों की अलग अलग विशेषताएं। ये अल्प समय के लिए होते हैं, मतलब कम समय के लिए होते हैं, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक ही सीमित होते हैं। ये छोटे क्षेत्र व छोटी अवधि के लिए होते हैं। तूफान तथा अधिक आकस्मिक होते हैं तथा अधिक प्रभावशाली होते हैं। आकस्मिक मतलब प्रभावशाली। टंडिझा व टोरंटो में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। अब इनके अंतर पढ़ लेते हैं, इनमें क्या क्या अंतर है। टंडिझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवरण के कारण उत्पन्न होते हैं। ये उत्पन्न कैसे होते हैं? उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल के कारण। एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। ये कैसे मेघ है? ये पूर्ण विकसित, पूरी तरह से विकसित कपासी मेघ है जो बादल में बिजली व गरज उत्पन्न करते हैं। तीसरा, ये एक बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं जहां तापमान 0 से कम हो रहता है तथा इससे ओले बनते हैं और अवलिश होते हैं। कहने का मतलब है, एक यहाँ बादल अधिक ऊंचाई तक चले भी जाते हैं जहां तापमान 0 में रहता है और इससे ओले बनते हैं और धरती पे गिरते हैं। आर्द्रता कम होने पर ठंडी से धूल भरी आंधियां चलती है। जहां आर्द्रता कम हो जाती है वहां ठंडी से धूल भारी आंधियां चलती है। ठीक है। अब टोर्नेडो, अब बात करते हैं टोर्नेडो की। भयानक ठंडी से कभी कभी वायु आक्रमण रूप से हाथी की सूंड की तरह संपल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर बहुत अत्यंत कम वायुदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस पे कहने का मतलब केंद्र पर अत्यंत बहुत कम वायुदाब रहता है और व्यापक रूप से भयंकारी विनाशकारी होते हैं मानव प्रजातियों के लिए। इस परिघटना को टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्ष में उत्पन्न होते हैं, मध्य अक्षाओं में उत्पन्न होते हैं। समय पर टोर्नेडो को जलस्तंभ कहते हैं। समुद्र पर टोर्नेडो को जलस्तंभ कहते हैं। जो टोर्नेडो समुद्र पर आए जाते हैं और समुद्र में विलीन हो जाते हैं उन्हीं को जलस्तंभ कहते हैं। आप इसका अथवा क्वेश्चन कर लेते हैं। बादलों के कोई 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। बादलों के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, वर्षा मेघ। वर्षा मेघ काले व गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये कैसे रंग के होते हैं? काले व गहरे स्लेटी रंग के। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी मतलब जो देख सकते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये बादल इतने कम ऊंचाई पे होते हैं कि जहां बड़ी बड़ी जो पृथ्वी से सतह से बहुत ऊंची ऊंची जगह है उनकी सतह को भी छू लेते हैं कभी कभार ये। ठीक है। अब दूसरा, कपासी मेघ। निर्माण 400 से 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर रूई के समान दिखते हैं। ये छितर तथा इधर उधर से देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। कहने का मतलब है, इनका जो निर्माण होता है वो 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई के रूई के समान दिखते हैं।
ये छितरे तथा इधर उधर से देखे जा सकते हैं। इनको कहीं से भी देखा जा सकता है। ये चपटे आधार वाले, जो चपटा आधार होता है ना ऐसा, ये कुछ इस तरह के से दिखते हैं चपटे आधार वाले। ठीक है, ये ज्यादा ऊंचाई पे दिखाए जाते हैं। अब तीसरा है प्रक्षोभ मेघ। निर्माण इनका होता है 8,000 से 12,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं, जहां पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। कहने का मतलब ये 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं, जो कभी भी साथ नहीं होते, जैसे थोड़े 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 बिखरे टाइप में होते हैं, जहां पंख के समान प्रतीत होते हैं। जैसे पंख होता है ना देखने में, ऐसा बिखरे बिखरे बिखरे, वैसे ये बिखरे बिखरे होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के दिखते हैं, पूरी तरह पंख की तरह सफेद रंग के दिखते हैं। चौथे नंबर पे स्तरीय मेघ। ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं। मतलब ये परतदार होते हैं, एक परत के ऊपर एक परत, जैसे बादल होते हैं ना, ये वैसे बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमान पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? या तो ऊष्मा के ह्रास से या अलग अलग तापमान पर हवा के आपस में मिश्रित होने से ये बनते हैं। ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है तथा मृदा अपरदन को रोकने के सुझाव बताइए। मृदा अपरदन प्रकृति या मानवीय कारणों से मृदा के आवरण को नष्ट होना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा का नष्ट होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। कैसे? प्रकृति या मानवीय कारणों से मृदा के आवरण को नष्ट होना मृदा अपरदन कहलाता है। प्रकृति से कैसे? बाढ़ के थ्रू, लहरों के और धाराओं के थ्रू, जैसे मिट्टियां जो बहा ले जाती हैं पानियां, या भूकंप, जो तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में जो भूकंप आते हैं उनके थ्रू भी मृदा का आवर्धन होता है। मानवीय कारणों से कैसे? मानवीय कारणों से बहुत तरीके से। जहाँ पे मृदा होती है वहां पे मृदा को हटा के बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगें बना दी जाती है, ऐसे भी मृदा का अपरदन होता है। अपरदन मृदा आवर्धन के लिए कारक कौन कौन से महत्वपूर्ण है? आवर्धन के उत्तरदायी कारक जैसे वनोन्मूलन, अति सिंचाई, ज्यादा सिंचाई करना, रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग। जैसे साइंस का जो उर्वरक होता है उनका अधिक उपयोग करते हैं मिट्टी के ऊपर, तो उससे भी इनका ह्रास होता है। मानव द्वारा निर्माण कार्य, जैसे मैंने आपको पहले बताया, निर्माण कार्य एवं दोषपूर्ण कृषि पद्धति जो कृषि विज्ञान के थ्रू की जाती है, दोषपूर्ण, उसको एक कृषि पद्धति बोलते हैं विज्ञान की। अनियंत्रित चराई, जिसका कोई नियंत्रण नहीं होता, अगर जो चराई किसी क्षेत्र में लंबे समय तक की जाती है उससे भी मृदा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। मृदा आवर्धन को रोकने के कुछ उपाय, जैसे वृक्षारोपण, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए जिससे मृदा इकट्ठी रहे। अति चिराई पर नियंत्रण, ज्यादा चिराई वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण होना चाहिए। सीमित चिराई होनी चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का उचित उपयोग होना चाहिए। जैसे आपने देखी होगी कि आजकल बाजारों में कुछ ऐसे कीटनाशक आ गए हैं जिन पे अगर मिट्टी पे हम डाल दे तो मिट्टी की उर्वरकता धीरे 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 कम होती रहती है। तो अच्छी रासायनिक उर्वरकों का उचित उपयोग होना चाहिए। वैज्ञानिक कृषि पद्धति को अपमान न आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की तरफ। अपसौर तथा उपसौर में क्या अंतर है तथा तापमान को प्रभावित करने वाले किन तीन कारकों का वर्णन कीजिए। मैं बताता हूँ आपको अपसौर किसे कहते हैं तथा उपसौर किसे कहते हैं। उपसौर 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। इसी स्थिति को उपसौर कहते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य तप 3 जनवरी को 4 जुलाई से ज्यादा होता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या? अपसौर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। उपसौर किसे कहते हैं? 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट रहती है, इसे अपसौर कहते हैं इस स्थिति को। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर रहती है, इसको इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है अक्षांश।
किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है। ठीक है। सूर्य ताप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भागों में स्थानों पर तापमान कम होता है। कहने का मतलब है जो समुद्र तल के पास स्थान है वहां पे तापमान आपको हमेशा अधिक मिलेगा, जो ऊंचे स्थान है बहिरंग स्थान में स्थित स्थानों पर तापमान कम मिलेगा। पहली बात तो हो गई अक्षांश की। दूसरी है ऊंची गच या ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। ये दर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर जाती है। समुद्र से दूरी। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म अथवा धीरे धीरे ठंडा होता है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थल समीर की सामान्य प्रभाव पड़ता है। ये है कुछ पॉइंट। चौथा, वायु राशि महासागरीय धाराएं जिनको बोलते हैं। कोषण वायु शैत्यों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक तथा शीत वायु शैत्यों से प्रभावित स्थानों का तापमान कम होता है। इसी प्रकार महासागरीय धाराओं का प्रभाव भी तापमान पर पड़ता है। कोषण वायु शैत्यों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान जो अधिक होता है और शीत वायु शैत्यों से प्रभावित होने का तापमान कम रहता है। जहां से महासागर को ठंडी धाराएं मिलती है वहां क्षेत्र का तापमान कम होता है। इसी प्रकार महासागरीय धाराओं का प्रभाव तापमान पर भी सीधा सीधा पड़ता है। जहां धाराएं गर्म होती है तो तापमान गर्म हो जाता है, जहां धाराएं ठंडी होती है तो तापमान में गिरावट आ जाती है। ये थी तापमान को प्रभावित करने वाले कारक के विशेषताएं। प्रश्न नंबर 8, भारतीय किसानों के लिए मानसून एक जुआ है, कैसे? उत्तर, मानसून का भारत के आर्थिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। सीधा सीधा कैसे? कृषि की फसलें मानसून पर निर्भर करती है। कृषि उपज की सफलता तथा असफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा की गई वर्षा सामान्य है या नहीं। कहने का मतलब है जो कृषि करते हैं मानसून पे वो मानसून पे ही निर्भर होती है और देखा क्या जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा जो वर्षा की गई है वो सामान्य है या नहीं। दूसरा पॉइंट, भारत की 64% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर करती है। भारत में 100 में से 64% जनसंख्या जो अपनी आजीविका जीने के लिए कृषि पर डिपेंड है। वर्षा की उच्च परिवर्तनता के कारण देशों के कुछ भागों में सूखा अथवा अन्य भागों में बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। जिन भागों में वर्षा अधिक होती है वहां पे बाढ़ का प्रकोप होता है और जहां पे कम होता है वहां सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। चौथा, भारतीय कृषि की सफलता मानसून वर्षा के निश्चित समय पर तथा नियमित रूप से वितरित होने पर ही निर्भर करती है। मतलब यह है कि भारतीय कृषि की सफलता किस पर डिपेंड करती है? मानसून में होने वाली वर्षा के नियमित समय पर हो और नियमित रूप से हो, ना तो कम हो ना ज्यादा हो। पॉइंट नंबर 6, 5वां, सिंचाई विहीन क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता तथा अनिश्चितता का विशेष प्रभाव पड़ता है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन की समान समस्या उत्पन्न कर देता है। मानसून का अचानक फट जाना, देश में ज्यादातर जो हिस्से होते हैं वहां बारिशों का होना क्षेत्र की मृदा अपरदन की स्थिति को पैदा कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें अथवा वाला क्वेश्चन देख लेंगे। कोपन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन से हैं? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोपन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन से हैं। कोपन एक भूगोलवेत्ता थे। कोपन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश निम्नलिखित हैं। लघु शुष्क सेतु की मानसून प्रकार AMW, ये आपको जरूर याद रखना है। AMW, AS, AW, BHWV, ठीक है, ये रोमन के काउंटिंग वर्ड्स हैं। इस प्रकार की जलवायु पश्चिमी तट के साथ साथ है। दूसरी, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसून प्रकार AS। तीसरी है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। तटवर्ती प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरे प्रायद्वीप भारत में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आधुसूचित स्टेपी जलवायु प्रायद्वीप के अंदर के भाग में भारत तथा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में कुछ भागों में पाई जाती है। उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु BWHW
BW कैपिटल में, HW स्मॉल लेटर में। इस प्रकार की जलवायु केवल राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु। छठे नंबर पर शुष्क शीत ऋतु वाला प्रदेश, CWG। भारत के उत्तरी मैदान के अधिकतर भागों में जलवायु पाई जाती है। शुष्क मतलब गर्म, शुष्क मतलब सूखा, शीत मतलब ठंडा, ऋतु मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे ठंडाई तो हो लेकिन वहां पे शुष्क क्षेत्र हो, सूखा हो बिल्कुल। ठंडी आर्द्र शीत वाला प्रदेश, DFC। ये जलवायु पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, किसके? उत्तर मैदान के। ध्रुवीय जलवायु, इस प्रकार की जलवायु जम्मू कश्मीर तथा निकटतम पर्वतीय श्रृंखलाओं में पाई जाती है। ध्रुवीय प्रदेश जिसको ई कहते हैं, जिसका कोड ई है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक वनिका से क्या तात्पर्य है? वन संरक्षण नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर क्या है? सामाजिक वनिका का अर्थ है पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों के प्रबंधन में समाज की भूमिका तय करना एवं उस भूमि पर वन लगाना। पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों के प्रबंधन के में समाज की भूमिका तय करना एवं उस भूमि पर वन लगाना ही सामाजिक वनिका का अर्थ है। वन संरक्षण नीति के प्रमुख उद्देश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले में देश के 33% भाग पे वन लगाना वन संरक्षण नीति का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसमें ये डिसाइड किया जाता है कि देश के जो 33% भाग है उस पर वन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना व पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना और जिन क्षेत्रों में पर्यावरण असंतुलन की स्थिति है उन क्षेत्रों में वन लगा के उनको भी पर्यावरण संतुलन बनाना। देश के प्रकृति धरोहर, जैव विविधता व आनुवंशिक मूल्य का संरक्षण करना। देश के प्राकृतिक धरोहर जैसे कि जीवों का संसाधन, जीवों की विभिन्नता व आनुवंशिक जो कम है उनका संरक्षण करना। मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण। मृदा की उर्वरता को रोकना, मृदा के अपरदन को रोकना व मरुस्थलीकरण रोकना, बाढ़ व सूखा नियंत्रण करना। निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वनिका एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना, मतलब ऐसी भूमि पर वन लगाना जो निम्नलिखित भूमि पर कहलाती है। छठा, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों की खेती को बढ़ाकर वनों पर निर्भर जो ग्रामीण जनजाति है को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग करना, जैसे कि लकड़ियां प्रयोग न करके अन्य वस्तु स्टील, लोहा आदि का प्रयोग करना, जिससे पेड़ को कम कटाई की जा सके। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, कुछ ऐसे आंदोलन चलाना जिसमें लोगों को जागरूक किया जाए कि वो पेड़ों की कटाई ना करें, वन अधिक से अधिक लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहे, जिससे महिलाएं भी शामिल हो ताकि वनों पर दबाव कम हो सके। वन और अन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट है कि वन्य तथा वन्य जीव संरक्षण, जीव जंतुओं का संरक्षण करना, इसमें लोगों की भागीदारी हो। ठीक है। अब खंड नंबर 10 मानचित्र पे बढ़ते हैं। विश्व तथा भारत के मानचित्रों का अध्ययन करें, दी गई जानकारी के आधार पर मानचित्र को भरे अपने उत्तर पुस्तिका में संकलन करें। कहने का मतलब है कि आपको इसमें दो मानचित्र देखने को मिलेंगे, एक तो वर्ल्ड का, संसार का, और दूसरा आपको मिलेगा भारत का, इंडिया का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड का मैप में। दक्षिणी अमेरिका का घास का मैदान, मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड का मैप, एक मिनट। ये है वर्ल्ड का मैप। तो पहला क्वेश्चन कहता है दक्षिणी अमेरिका में घास का मैदान, घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। याद रखना, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अफ्रीका का मरुस्थलीय क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र अफ्रीका है, यहां से यहां तक। इसका मरुस्थलीय क्षेत्र क्या है? कालाहारी मरुस्थल। तीसरा क्वेश्चन देखें, विश्व की एक प्लेट,
यूरेशियाई प्लेट। वैसे तो विश्व में टोटल बड़ी 7 प्लेटें हैं और कुछ अन्य प्लेटें हैं, लेकिन जो विश्व की एक प्लेट है वो यूरेशिया प्लेट है, जिसमें इसको दर्शाने के लिए कहा गया है तो 7वीं प्लेट। अब बढ़ते हैं भारत के मानचित्र की तरफ। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, यानी कि भारत में मानसून की एंट्री कहाँ से होती है, भारत में मानसून का आगमन कहाँ से होता है। तो भारत में मानसून का आगमन केरल से होता है, केरल राज्य से होता है। यहाँ से जो है हिंद महासागर, अरब सागर से आने वाली जो जलधाराएं होती है वो भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में सबसे पहले आगमन कहाँ होता है मानसून का, केरल से होता है। और कोपन के अनुसार भारत के उत्तर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, और वहां पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आपका सैंपल पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एनुअल टर्म में। तो इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। जो मैंने वीडियो बनाई इस वीडियो को बार बार देखो, उनकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, ताकि आपके किसी भी तरह के नंबर ना कट पाए एग्जामिनेशन में। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो जिनको इसकी जरूरत है। और पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो। पेपर 11 तारीख को एनुअल टर्म का, तो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो। थैंक यू सो मच।